बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। महमूद गज़नवी का मुझे वो बचपन में पढ़ी हुई वो जो एक मुताला पाकिस्तान में हम पढ़ा करते थे, जिसको बड़ा कंट्रोवर्शियल भी बाद में बहुत सारे लोगों ने कर दिया, याद आती है दास्तान, जहाँ पर कि उसने 17 हमले किए। हर दफ़ा जब वो अटैक करने के लिए जाता था नाकाम नामुराद लौटता था, और फिर उसे पता चला कि जी अटैक जब करना है तो वो जो सोमनाथ का एक बहुत बड़ा सा एक वो जो झंडा ऊपर लहरा रहा है, जब तक वो नहीं टूटेगा, जब तक वो बुत नहीं टूटेगा, तब तक ये सोमनाथ जो है किसी तरह से तस्खीर नहीं हो सकता, फ़तह नहीं हो सकता। इसी के समहा वहाँ के जो लोग हैं उन सब लोगों की बड़ी अटैचमेंट, बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत और बड़ा एक उनके साथ वो है। महमूद गज़नवी ने अब जब अटैक करने की कोशिश की तो उसने टारगेट किया सोमनाथ को, और जब उसने सोमनाथ को टारगेट किया तो वहाँ पर उस बुत को टारगेट करते हुए उसने अटैक प्लान किया। जब बुत टूटा तो सब लोगों ने ऑब्वियसली सरेंडर किया। हिस्टोरियन जो हैं वो इस बात को इसी तरह से लिखते हैं। लेकिन ज़िंदगी में और वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत सारे हमारे ऐसे बुत होते हैं जो कि बड़े अहम होते हैं, जो हमारे जहन में, हमारे दिलों में बड़े कायम होते हैं। हमें लगता है कि ये शख्स ऐसा होगा, ये शख्स ऐसा होगा। बाज़ औक़ात जब वो टूटता है तो उससे बड़ी तकलीफ़ होती है और बहुत सारे लोग जो हैं डिसअपॉइंट भी होते हैं। आजकल हमारे यहाँ जिस चीज़ के ऊपर बार बार एम्फसाइज जो है मैं भी करती हूँ, बहुत सारे और लोग भी करते हैं, वो है किरदार, जिसकी कि बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है। भले ज़िंदगी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, भले ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो, भले ज़िंदगी का कोई भी फील्ड हो, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर हमें वो लोग मैसर हैं कि जो मुनासिब फ़ैसले करते हैं, जो सही हिकमत अमली अपनाते हैं, जो साफ़ किरदार के मालिक हैं, जो एक खुलूस नीयत पर मबनी उनके जो है काम होते हैं। गलती हो जाना इंसान से जो है वो एक फ़ेल है जो इंसान के साथ अटैच है। हमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे कभी ज़िंदगी में कोई गलती और कोई गुनाह जो है वो सरजद ना हो, लेकिन जानते बूझते हुए, प्लान करके और चाहते हुए ये कोशिश करना, ये एक ऐसा मकरूह अमल है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए और हर बार इंसान ये गलती करके कहता रहे कि अनजाने में उससे हुई है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ कम हो जाएगी। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए और इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए थोड़ा सा मैं इन चीज़ों से निकल के आगे चलूँगी। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में बात नहीं भी करना चाह रही। अगर हम चले 500 मेगावाट्स के उस प्रोजेक्ट की तरफ, जिसके बारे में कि हमें बड़ा ग्लोरीफाइड सुनने को मिल रहा है कि बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है, और अब इंडिया के साथ हमारा जो है वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि जिसके नतीजे में हमें 500 मेगावाट्स जो है वो बिजली के हासिल हो जाए। अब जितनी हमारी ये हाइडल पावर है यहाँ पर, जिसके नतीजे में हमें सस्ती बिजली मिल सकती है, थर्मल बिजली है, हमें महंगी बिजली जो है रेंटल पावर प्लांट्स के ज़रिए से ख़रीदने पर मजबूर करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग जो किकबैक्स के ज़रिए से मुनाफा कमाते हैं, वही लोग जिनका फ़ायदा इस बात में है कि कोई मुनासिब फ़ैसले जो हैं वो ना किए जाएँ, जिसके नतीजे में आवाम जो है वो इस हद तक मजबूर हो कि वो महंगी बिजली ख़रीदने के ऊपर भी आहो बका जो है वो ना कर सकें, भले महंगी ही सही, और इसी को गनीमत समझने की बिजली उन्हें मैसर तो आ रही है। ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये करप्शन का एक ऐसा गौरक धंधा है कि जो एक दूसरे के साथ मिलकर इंटेंसिफाइड होता चला जाता है। अब मैं और आप करें क्या? हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कल एक बहुत खूबसूरत मैसेज की सूरत में मेरे पास आया था। वो मैसेज जो है बड़ा कमाल किस्म का, उन्होंने लिखा कि यार चेंज होना है ना सब कुछ, और तो फिर हमें अपने आप को बदलना होगा। तो फिर हर जमात जो है वो जमात इस्लामी होगी, हर तहरीक जो है वो तहरीक इंसाफ होगी, हर पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग होगी, हर जो सियासी पार्टी है वो पीपल्स पार्टी होगी। जब तक हमारे अंदर से ये तब्दीली नहीं आएगी और हम सब लोग इंडिविजुअली चेंज नहीं होंगे, तब तक ये तमाम तब्दीलियाँ जिनको कि हम दूसरे लोगों के अंदर तलाश करते हैं और उनको एक ऐसा बुत तराश कर अपने सामने रख लेते हैं कि जिनके अंदर तमाम ताकत होगी, जिनके अंदर तमाम खूबियाँ होंगी, जिनके अंदर तमाम सच्चाइयाँ होंगी, और वो उन तमाम आलाइशों से, गलतियों से, लग्जिशों से, कोताहियों से मुबर्रा होंगे जो हमारे अपने अंदर पाई जाती हैं, तब तक ये बिल्कुल एक खाम ख्याली और एक ऐसी खुशफहमी रहेगी जो ज़िंदगी में कभी हमें हासिल नहीं हो सकती। सो अल्लाह करे कि हम ये जो एक ख्वाब देख रहे हैं दीवाने का, इससे हमारी आंखें खुलें और हम ज़िंदगी को और उसकी हकीकतों को एक्नॉलेज करते हुए उनको कबूल भी कर सकें। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात का सिलसिला मैंने रखा है चंद ऐसे लोगों के साथ जिनके बारे में मैं बड़ी तकलीफ़ से बहुत अरसे से सुन रही थी। तकरीबन 7 माह हो गए मेरे आज के मेहमान को प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी धरना जिसे कहते हैं, या आप कह लें कि अपनी जान पर खेल कर उसने वहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पर वो कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे जुल्म जो रवा रखे गए हैं उसके साथ, उन जिनमें से एक सबसे बड़ा ये है कि उसकी ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा करने के चक्कर में उसको वह ऊपर कारोकारी का इल्ज़ाम लगाकर और उसको अपने इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया ताकि उसकी ज़मीन पर गास्बाना जो है वो कब्ज़ा किया जा सके, या फिर ये कि उसको इस जुर्म के नतीजे में मौत की सज़ा दी जा सके और उसके नतीजे में फिर अगेन वो जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया जा सके। ये एक ऐसी
ऐसी सूरत हाल है, इसमें दोनों पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन क्या करें हम कि दूसरी पार्टी जो है वो उस इलाके का एक बड़ा बाअसर वडेरा है, दूसरी पार्टी जो है वो इस इलाके के बड़े मजबूत और असर और रसूख रखने वाले DPO हैं। दूसरी पार्टी जो है उस इलाके के बड़े इन्फ्लुएंशियल SHO है, DIG हैं, IG हैं, जिनके के बड़े ज़ाहिर है ऊपर की जो ऐवान हैं वहाँ से उनको डायरेक्शंस जाती हैं, और चूँकि उनको डायरेक्शंस बड़ी क्लियर हैं इसलिए वो किसी और तरफ कान धरने को तैयार नहीं है। अब इस सूरत हाल में अगर हम इनको इनके हाल पे छोड़ दें और हमें चाहें कि चले बाकी न्यूज़ मीडिया या बाकी सब लोगों का काम है वो करें, तो न्यूज़ मीडिया आपको पता है आजकल एक और तरह के गोरख धंधे में उलझा हुआ है और उनके पास और बहुत सारे काम है करने को। सो कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह जुल्म के ख़िलाफ़ जो भी एहतजाज हम बुलंद कर सकें वो ज़रूर करें, ताकि किसी न किसी तरह से ये उम्मीद रखी जा सके कि कोई ना कोई बेहतरी जो है वो सूरत हाल में आएगी। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक तो हलीमा भुट्टो से, जो कि एक जिसे कहते हैं विनर हैं, एक ऐसी विक्टिम कारोकारी की जिन्होंने अपना मुकदमा, अपना एक जो केस है उसे प्लीड किया, फाइट किया, इसी करप्ट सिस्टम और इन्हीं तमाम करप्शंस में से उनको इंसाफ मिला और उन्होंने अपने आप को जिसे कहते हैं ना बरीउज़िम्मा करवाया उस कारोकारी के नासिफ इल्ज़ाम से। जान अपनी जो है उनकी बख्शी हुई, बल्कि वो ज़मीन जिस पे के कब्ज़ा करने का ख्वाब था उन लोगों का जिन्होंने कि उनको एक्यूज़ किया था, उनको भी उन्होंने शिकस्त दी। लेकिन जो दूसरे मेरे मेहमान हैं दाद हुसैन, ये भी आज इसी उम्मीद को लेकर आए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, और ख्वाहिश इनकी भी यही है कि इनको भी इंसाफ जो है वो मैसर हो। कहानी इनकी मैं आप तक पहुँचाऊँगी और मैं अगैन आपको बताऊँगी, हम नाम भी आपको बताएंगे उस इलाके के उन लोगों के जो कि बड़े बास और बारसूख हैं और जिन्होंने कोशिश की है कि ये तमाम चक्कर जो है वहाँ पर रवा रखा जाए। अच्छा, इससे मुलाकात के बाद साथ साथ मैं आपकी मुलाकात कराऊँगी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हमारे साथ है मोहतरमा फरजाना बारी साहिबा। ये सब वो लोग हैं कि जिनके सर ये जाता है सहरा कि उन्होंने ये आवाज़ बुलंद करनी होती है, उन्होंने एहतजाज करने होते हैं, लेकिन ये याद रहे कि हमने आज तक ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ कहीं पे उस तरह का एहतजाज जो है वो लॉन्च नहीं किया, जो कि ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायलेशन है। हमने किसी जगह पर आज तक अपने मुल्क के बहुत सारे इलाकों में रखे गए ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ख़िलाफ़ उस तरह का एहतजाज बुलंद नहीं किया जिस तरह के हमें करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन, पाकिस्तान में काम करने वाले बहुत सारे लोग जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो कि अंदर की बहुत सारी दास्तानों को, बहुत सारी हमें लगता है कि वो मुश्किलात हैं, डेफिनेटली हैं, उनको तो हम बयान कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी एक्सटर्नल ऐसे मामला जो कि हमारे साथ रवा होते हैं वहाँ पर हमें नहीं लगता कि हम ह्यूमन हैं और वहाँ पर हमारे को राइट्स भी हैं और उनके खिलाफ भी हमें कोई एहतजाज बुलंद करना है। सो आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो कुछ इस पैरामीटर में रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस कर सकें सारी सिचुएशन को और अल्लाह करे कि हम मेरे आज के जो मेहमान हैं उनको इंसाफ मैसर आ सके। वैसे बड़ी अजीब सी उन्होंने अभी एक बात की थी, कह रहे थे, हलीमा भुट्टो कह रही थी जी, मैंने कहा फिर कैसे मिला इंसाफ आपको? कहती हैं अल्लाह भला करे चीफ जस्टिस का, उन्होंने आकर तो मुझे 10 मिनट में जो है इंसाफ दे दिया। और मैंने कहा, मैंने दाद हुसैन से मैंने कहा यार तुम्हें ज़रा सब्र करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस आजकल ज़रा बहुत ज़्यादा उलझे में। हम चलेंगे अपने प्रोग्राम के इस डिस्कशन के बाद अपने अगले हिस्से की तरफ, जहाँ पर आज आपकी मुलाकात कराऊंगी मैं कुछ डॉक्टर्स से भी। ब्लड डोनर्स डे जो कि कल सेलिब्रेट किया गया पूरी दुनिया में, जिसका मकसद इस अवेयरनेस को रेस करना है कि यार खून लेना ही नहीं चाहिए, खून देना भी चाहिए, और इसकी क्या अहमियत और सिग्निफिकेंस है, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी मिथ्स और सोच जो कि हमारे जहन में आती हैं उनको हम एड्रेस करेंगे अपने इस सेगमेंट में। और अगले हिस्से में प्रोग्राम की आपकी मुलाकात कराऊंगी मैं डॉक्टर कमल कैसर से, ताल्लुक जिनका अलहुदा से है। हमने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन रोल मॉडल्स को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है जिनकी ज़िंदगी के बहुत सारे गोशे और बहुत सारे खाने छुपे हुए, लेकिन चूँकि ख़ातून की हैसियत से हमें देखना पड़ता है कि हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मुश्किलात में कहाँ से गाइडेंस मिलती है और वो किस किस्म की है। आज जिस खातून से हम आपकी मुलाकात अपनी गुफ्तगू के थ्रू करवाएंगे और जिनको हम जानेंगे वो हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेगम साहिबा, जो कि ज़िंदगी में जिसे कहते हैं ना हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो एक औरत जिसने कि कंट्रीब्यूट किया कि उनके जो शौहर हैं वो सिद्दीक़ कहलाते हैं और इस्लाम के पहले खलीफा हैं, और उसके साथ साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन रफ़ीक हैं, साथी हैं और दोस्त हैं, और वो वालिदा हैं एक ऐसी बेटी की जो कि ज़ौजा है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जो एक इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सास भी हैं। ये जो एक रोल है और ये जो एक सीरीज़ है, इन तमाम किरदारों को, इन तमाम रोल्स को उन्होंने किस तरह से निभाया, किस तरह से अदा किया, ये जानने के लिए हम उनको आज स्टडी करेंगे। ये सब कुछ आज शो में होगा, आप साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैंने आपको बताया है आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ऐसे पाकिस्तानियों से कि जिन्हें यहाँ के निज़ाम से, जिन्हें यहाँ के समाज से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, और वो मुश्किलात बड़ी गंभीर सी हैं।
इनका ताल्लुक हमारी रिवायात से है, इनका ताल्लुक हमारी सकाफ़त से बाज़ औक़ात कहा जाता है, इनका ताल्लुक जो है हमारी जहनीत से है, इसका ताल्लुक हमारे यहाँ पे एक जो सरमायाकाराना एक फ्यूडल जो सिस्टम है उसके साथ है। ये तमाम वो मुसीबतें हैं, ये तमाम वो बुराइयाँ हैं जिनको आज तक हम ख़त्म नहीं कर पाए, जिसके असरात और जिसके मज़मुरात फिर हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आते रहते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊँगी एक ऐसे विक्टिम से जिन्हें के कारोकारी का एक्यूज़ किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया है और उसके बाद उनको ये सज़ा दी गई है। अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ इस्लामाबाद में मुकीम है पिछले 5-7 माह से। मेरे साथ है दाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दाद? ठीक है। फरजाना बारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। हलीमा भुट्टो हमारे साथ हैं जो कि एक कामयाब, क्या कहूँ, खुश नसीब है जिनको कारोकारी का इल्ज़ाम लगने के बावजूद भी जो साफ बच निकली। हाँ, मेरा नाम हलीमा था इसी वजह से। मेरा नाम हलीमा था इसलिए, भुट्टो की वजह से तो नहीं कहीं? नहीं। अच्छा, सही। और ताहिर हमारे साथ है। ताहिर जो है इसको ये क्रेडिट जाता है कि ये इसने जान खा ली है हर रोज़ आके कि आपने ये इशू करना है और हमने इस पे प्रोग्राम करना है और मैं वहाँ गया था और वहाँ ये हुआ था और वहाँ वो हुआ था। सो इसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इन तमाम चीज़ों के ऊपर और सिंध तक जाने का और हलीमा के साथ बहुत सारी चीज़ों को देखने का इसको इत्तेफाक जो है वो हुआ। हमारे साथ आजकल रिपोर्टर के तौर पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी जिसे कहते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट्स हमें इन्हीं के थ्रू मिलती हैं। सो हम शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। सबसे पहले तो हलीमा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिसे हम कारोकारी कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, ये सिस्टम क्या होता है? वैसे ये एक ही चीज़ होती है, कारोकारी एक ड्रामा है। मिल्कियत हड़प करने का एक ही तरीका है कि औरत को मतलब ऐसा इंतजाम दे के कहते हैं वो आगे बोले ना, कमज़ोर पड़ जाए, तो जो जुर्म वो करती नहीं है उसकी सजा उसको दिखा देते हैं। हमेशा? हमेशा नहीं, मतलब कभी ऐसा भी तो होता होगा, क्योंकि कारोकारी का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि एक मर्द और एक औरत पे नाजायज ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद जिरगे ने या उस इलाके के कुछ ऐसे लोगों ने ये फैसला किया कि इन दोनों को मार देना चाहिए। यही है ना कारोकारी? सो आप कह रही हैं कि ये नहीं होता कि कोई ताल्लुकात होती हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। हमेशा हमेशा ही ऐसे होता है, ऐसे ही गलत होता, कोई नहीं होता। जिसी के साथ जिसी की दुश्मनी होती है इस तरह से वो निकाल लेता है, जिसी को प्रॉपर्टी हासिल करनी होती है इस तरह से कर देता है, किसी से घर छीनना होता है यही तरीका होता है। अच्छा, तो लेकिन वहाँ पे जब आप लोग बैठते हैं सारे पंचायत में या जिरगे में या लोगों में, कोई गवाही, कोई सबूत, कोई दलील, कुछ ऐसा चाहिए होता है? कुछ नहीं, वडेरों की बात होती है, जो वडेरा कर गया बस वही बात। मैं वडेरा हूँ और मैं ये फैसला करूँ कि जी अच्छा ये दोनों तो इन दोनों को मार दो, यानी कोई उसके लिए सबूत नहीं चाहिए? नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कानून नहीं, वडेरे की बादशाही। वडेरा जिस वक्त चाहे उठा के कहे कि मैं जी ये मर्द और ये औरत जो है ये दोनों गलत हैं तो मैं इन दोनों को मारने लगा। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता? कुछ नहीं करता, पुलिस कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करता? वैसे वो वडेरों के बस गुलाम होते हैं सारे। वडेरों के गुलाम होते हैं सारे? क्यों गुलाम होते हैं जबकि आपकी मिल्कियत अपनी है? अगर आपकी मिल्कियत है अपनी, आप कह रही हैं कि मिल्कियत के लिए वो आपको इस तरह से कर रहा है, तो फिर गुलाम कैसे हुए? गुलाम मालिक तो नहीं होता? मालिक नहीं होता, वो कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ डर जाते हैं, कुछ नहीं डरते, तो मैंने गुलाम नहीं समझा। आपने अपने आप को गुलाम नहीं समझा? नहीं। कितनी जमीन थी आपकी? मेरी 40 एकड़। 40 एकड़ जमीन थी और बड़ी कोई कीमती जमीन थी? जी, चीज तो मेरी थी ना, कीमती हो या ना हो। बिल्कुल सही। और जमीन आपके अपने नाम थी? हाँ, मेरे अब्बू की थी और मेरे नाम थी। अच्छा, तो आपके साथ जो केस हुआ वो क्या था, कैसे हुआ था? जैसे मेरे जिससे शादी हुई थी उसने मुझे कहा कि जमीन दे दो। आपके शौहर ने आपको कहा जी कि जमीन उसको दे दो? दे दो। अच्छा। जब मैंने कहा ये मेरी अब्बू की जमीन है, मैं नहीं दे सकती, तो कुछ साल झगड़े चलते रहे। फिर उस लोगों ने मेरे ऊपर कारोकारी का नाजायज, मेरे बहनोई के साथ, जो मेरा भाई है, मैं सोच ही नहीं सकती, हमारे साथ ही रहता है, कि कत्ल कर दो। वहाँ के डीपीओ के पास गए तो बहुत भागे, उसने कहा ये तो एमएनए के बंदे, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। सही। तो हमारे घर पर हमला हुआ, हमने सब कुछ छोड़ के प्रेस क्लब के इस्लामाबाद के बाद जो नेशनल प्रेस क्लब, कौन से डीपीओ उस वक्त? था परवेज चांडियो। अच्छा, पहले परवेज चांडियो था, जब मैं इधर आ गई तो फिर पीर मोहम्मद शाह। सही, आ गए। अच्छा, फिर कितना अर्सा आपका ये सारा सिलसिला चला? मेरा सिलसिला 15 महीने मैंने खुले आसमान के नीचे गुजारे। 15 महीने? और 15 महीने आप मतलब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के पास गई? किसी को आपने? सबके पास गई। सबके पास गई? किस किस के पास गई? सबके पास गई। अब नाम लूंगी तो आपको पूरा घंटा चला जाए। कोई मिनिस्टर नहीं छोड़ा। और चीफ जस्टिस साहब ने अपने नोटिस में लिखा था कि ये सबका दरवाजा खटका चुकी है, इसको इंसाफ कहीं से नहीं मिला। और फिर सोमोटो नोटिस लिया था? फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मजबूरी, मुझे सोमोटो लेना पड़ा।
कि इसने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से इंसाफ नहीं मांगा, कोई मिनिस्टर नहीं छोड़ा, कोई हुक्मरान नहीं छोड़ा, कोई पार्लियामेंट में नहीं छोड़ा, स्पीकर साहबा के पास। अब मैं बात करूंगी तो बड़ी लंबी बात हो जाए। बिल्कुल सही। और फिर आपको फाइनली जो इंसाफ मिला वो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, जिसके नतीजे में आपके ऊपर से ये सारे इल्जामात जो हैं ये वेव ऑफ हुए, आपको आपकी जमीन की मलकियत वापस मिली, और अब आप लेकिन आप अपने इलाके में वापस अभी भी नहीं जा रही? नहीं, मैं जाती हूँ। अब मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, मैं इसी वजह से इधर आई। सही। मैं उधर जाती हूँ, चीफ जस्टिस साहब ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मेरी जमीनें मुझे वापस दी हैं, मेरा कोई मसला उधर नहीं, कोई मसला आती जाती हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में अब दाद जैसे है, इसको आप क्या बताएंगी कि क्या करेंगी? आप तो एक प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, आपके पास तो तजर्बा होगा। वो सब लोग जो इस तरह से विक्टिमाइज होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? दाद को मैं ये कहूँगी कि डरे ना, अपने हक के लिए लड़ता रहे। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती, अगर ये डर गया तो मर जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको। अच्छा, और दाद आपकी कहानी क्या है? बाजी हमारा ताल्लुक है ज़िले दादू से। ज़िला दादू हमारी तहसील है खैरपना, गोठ है माडो। वहाँ के एक वडेरा है रईस लियाकत चांडियो, जो अपने आप को बदमाश और बड़ा एक खान समझता अपने आप को। समझता है कि है? अच्छा, खान है। वो कहता है कि ये खान कैसे होता है? खान ये है कि उसके जिसके पास वहाँ पे 2-4 पैसे या 2-4 एकड़ जमीन के आगे वो अपने आप को खान लगने का। तो आपके पास तो 70 एकड़ है। वही तो मैं बता रहा हूँ, पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन इन्होंने जो मेरे ऊपर केस किया है, जो कारीकारों का इल्जामात लगाए है, मैं इनसे पूछता हूँ कि इनके पास क्या है, सबूत हैं क्या? ऐसे सबूत हैं जो मैं इधर बैठा हूँ इधर लेके आपके ऊपर उस वडेरे ने जिसका आप नाम ले रहे हैं ये इल्जाम लगाया है कि उसकी भतीजी के साथ जी हाँ आपके ताल्लुकात हैं? जी हाँ। मैं आपके कोई से दोस्ती को सलाम कुछ भी नहीं, मैं कसम पे बात की है, कुरान उठा के बात की, लेकिन किसी में यार कुरान का ना जिक्र करना, आजकल हर बंदे ने कुरान को तमाशा बनाया हुआ है। नहीं, मैंने उधर जो है ना उनके साथ दोस्ती है, ना उनसे का नाजायज ताल्लुकात। सिर्फ इन्होंने जो ड्रामा किया है, सिर्फ इसने हमारी जो ज़मीन जायदाद देखी है इतनी बड़ी, तो उसी ज़मीन और जायदाद को हटाने के लिए, अपने आप पे उस पर काबू करने के लिए ये मेरे ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया, कारीगर का ढोंग रचाया। हालांकि वो लड़की कहाँ है? लड़की उसकी कैद में। अभी वो कह रहा है कि पहले मैं तुझे मारूंगा, बाद में लड़की को मारूंगा। सही, ठीक है। अभी इन्होंने कानून उस इलाके के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? आपने रिपोर्ट कराई? पुलिस में गए? हर पास डीपीओ के पास गया हूँ, मेरी भाभी यहाँ गई, भाभी मेरी गई है, वो कुरान लेके गई डीपीओ के पास, सबके घर पास गई है, डीपीओ के पास, एसपी। डीपीओ के पास कुरान लेके जाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे तो आप जाकर सिंपली अगर अपनी एक स्टेटमेंट और वो भी देते हैं तो सूलन आपके उसको सुना जाना चाहिए ना। कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि सब भाई गुलाम हैं उनके, इसी खान के। वैसे वडेरे रईस लियाकत क्यों गुलाम है? ये है कि जो भी सिंध में बाजी मैं बताऊं आपको, इसमें ज़िले दादू में 90% एक कारीकारों के केसेस होते हैं, जिसमें 50% जो लड़कियां ये जो फैसले करते हैं, फैसले करके जहाँ हमारे जो सरदार हैं वो अपने पास रखते हैं, लड़कियों को फैसले करके अपने पास रख देते हैं, और उनके घर वाले वो लड़कियों ने दे देते हैं। नहीं, लड़कियां क्या करें, वो मजबूर। अब नहीं, अगर उसको अगर कुछ कहना है, यानी उन्हें कोई औरत पसंद आ गई है तो कोई चक्कर चला के तो उसे कारोबारी करके अपने पास रखते हैं। कोई भी जो उनको चीज पसंद आ जाती है, चक्कर चला के उसको हासिल करने के लिए ये इतना 5 उंगलियों का जोर लगा के वो चीज हासिल करते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, जो हमारे सरदार हैं, कास्ट के सरदार हैं बड़े, कुछ ऐसे कास्ट है, कुछ अच्छे भी हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वो फैसला करके वो लड़कियां अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं 50%। ठीक है। तो 30% ये है कि उसमें कारीकारों के केस लड़कियों को मारा जाता है, या उसी लड़कियों की पैसे लिए जाते हैं उन मालिकों से जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके नहीं कराते भी जुल्म ये खुद हैं, ये खुद उठवाते हैं। ये वडेरा जो है ना, इसने पहले 4 केसेस लड़कियों के इसने किए हुए हैं, इसने लड़कियां उठाई हैं, लड़कियों को अभी वो भी हमारे जो गांव के रिश्तेदार हैं उसके 9 लाख रुपए इसने लिए हैं। सही, और दे दिए आप लोगों ने? यानी पहले आपने खून मुंह को लगाया हुआ है उनके? जी हाँ, हमने नहीं दिए, लेकिन हमें तो मांगना चाहता है जमीन, तो हम तो नहीं दे रहे हैं ना। मैंने कहा जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हम जिंदा रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। अपना जो मेरे ऊपर जो ये दाग धब्बा आपने लगाया है, मैंने कहा मैं इनको साफ करके मिटा के साबित करके रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ की जो इंतजामिया है, डीपीओ के पास आप गए? डीपीओ के पास गए। क्या नाम है डीपीओ का? फारूक अवन साहब हैं।
डॉक्टर बाबर रहमान साहब के भाई? जी हाँ, शायद बाबर रहमान के भाई वो ही है या हाँ। कोई और है? अच्छा, उनके पास मैं गया, यहाँ से भेजा गया ताहिर डॉक्टर बाबर रहमान के भाई? उनके पास मुझे भेजा गया, लेकिन वो इतने अचंगे हैं ना, मैं तो मुझे इनको डीपीओ कहना, जिले का, मुझे खुद को शर्म आती है। क्यों? इनको शर्म नहीं, क्यों? ये वर्दी जब पहनते हैं ये तो बड़े हलफ लेते हैं, बड़े हलफ लेके किताबों पे हाथ रख के, पाक कलामों पे हाथ रख के हलफ लेते हैं कि हम गरीब आवाम की जो है ना खिदमत करेंगे, हम गरीब आवाम की जो है ना तुम्हें उसके साथ जुल्म होने नहीं देंगे। लेकिन नहीं, ये खुद वडेरियों के साथ मिलके ये। अच्छा, आपने एफआईआर कोई या कोई रिपोर्ट? मैंने एफआईआर कराई, ठीक है बाजी, एफआईआर आपकी काटी है? हाँ, उन्होंने काटी, लेकिन उन्होंने इतनी मेरे साथ उन्होंने की है कि वो उन्होंने कहते से एक छोटा मुंशी, बड़े मुंशी एक होते हैं वहाँ पे, चलो जी। हालांकि मुझे भेजा गया था डॉक्टर फारूक कवान के पास, डीएसपी रसूल बख्सियाल, जो इसका बड़ा दोस्त है, बड़ा चमचा है इसका, रईस लियाकत का। मुझे तो शर्म आता है इसको, खुद को मुझे को शर्म आता है कि इनको एसपी डीएसपी कि इसको उहदा किसने दिया। सही पे हुआ क्या? तो ये हुआ कि उसने जब वो मुझे लेके गए वहां पे उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे प्रेस इलाज किया, मुझे कह रहे हैं कि मैंने कहा भाई मेरी जो एफआईआर बनती हैं वो मेरी एफआईआर काटो। दूसरा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आपकी 10 एफआईआर हम 10 काटे। मैंने काटे नहीं पड़ेगी, जब बुलाया है तो काटो, काटो ना मेरी एफआईआर। वो कहता है कि हम इतनी एफआईआर नहीं कर। मैंने कहा नहीं कर सकते, मुझे वापस भेजो, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एफआईआर आप क्या कटवा रहे थे? उन्होंने जो एफआईआर है, जो मेरे ऊपर जो इंजामात लगाए थे, कारीकारों के इंजाम लगाए थे, उन्होंने आपस में जो पंचायत जो आपस में थे, उन्होंने मेरे ऊपर फतवा जारी किया गया था कत्ल का, इसको जहां मिले इसको कत्ल कर दो। दूसरा कि उन्होंने हमारे औरतों को रात के टाइम, मर्द नहीं थे, मर्दों हमारे को जेल में बंद करवा के औरतों को रात के टाइम असले के साथ आए हैं। ये वडेरा असले के साथ आया है, जदीद तरीन असला इसके पास पड़ा है बगैर लाइसेंस के। सही, ठीक है, उसी के साथ आया है, हमारे औरतों को लेके गया है। आपने एफआईआर में किन किन मतलब हमसे बेजा का आपने उन पे किया कि गैर जरूरी गैर कानूनी तौर पे अगवा का किया? किस चीज का एफआईआर कटा? एफआईआर इन यानी कि जो चीजें कारोकारी, ये अगवा करना, औरतों पे उन्होंने तशद्दुद किया, ठीक है, हमारे घरों को उन्होंने आग लगाई। कोई कार्रवाई हुई उस एफआईआर पे? कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने 2 बंदे पकड़े, बाकी कहते हैं कच्चे का इलाका। मैं इनसे पूछता हूँ कि कच्चे का इलाका कहाँ है, मेरे से बात तो करें, एक मरतबा मेरे से बात करके देखें। डीपीओ साहब भी बात नहीं करता, डीएसपी साहब भी बात नहीं करता। कौन है डीएसपी उस इलाके के? डीएसपी रसूल बख्सियाल साहब हैं। अच्छा, हाँ, आपकी उनसे बात हुई? उनके नोटिस में है ये सारा? हाँ, उनके बात हुई है उनके साथ। आपके इलाके में नफीसा शाह है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम भी करती हैं, एक्टिविज्म के साथ भी उनका वो है, आप उन तक गए हैं? मैं उनके पास गया हूँ, पहले तो मैं उनके 2-3 मरतबा उसके पास में गया। पार्लियामेंटेरियन है वो? हाँ, इधर सामने बैठती है, मैं इसके प्रेस क्लब के सामने ही उसका ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ पे मैं इसके 2-3 मरतबा इसके पास गया। तो उन्होंने मुझे वहाँ पहले तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, हम MNA के साथ बात करेंगे, इसके साथ बात करेंगे। 2-3 मरतबा से मुझे टाल दिया। कि आपके इलाके की है ना, चूंकि वो सिंध साइड वो तो मैंने तो उसको कहा भाई आप तो उधर का, आपका वजीर आला है, देखो आपका बाप, अगर मैंने कहा सिर्फ एक उसको आप फोन करनी है DIG को, तो मैंने कहा हमारा मसला हल हो सकता है। सही, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन नहीं मिला आपको किसी भी तरह का बड़ा। फरजाना साहिबा, ये सारी सिचुएशन ह्यूमन राइट्स की जो आप क्या कहती हैं, जबकि एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस बिल भी आ गया और कारोकारी में, चलिए यहाँ पे तो दाद खान हमारे सामने बैठे हुए, लेकिन एक खातून तो वहाँ कहीं हब्से बेजा में है ना जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम है। आप क्या समझती हैं, ये कोई नतीजा निकल रहा है? नहीं, देखिए सारा मसला जो आपके सामने आ गया ना, 2 लेवल है। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि जहाँ पे रियासती अदारे जिन्होंने लोगों को, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, जब वही बाअसर लोगों के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि करप्शन है और सियासी असर रसूख की बुनियाद पर आपकी पुलिस, आपका DPO, आपका DSP अगर उनके लिए काम करता है जो उस इलाके के बाअसर हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। दूसरा ये कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें हमारे यहाँ, कि अभी तक जो ये कल्चरल फॉर्म ऑफ वायलेंस है कि कारोकारी या जो रस्म व रवाज के नाम के ऊपर, क्योंकि ये एक वो उस समाज की निशानदेही करता है जो कि एक इंतहाई दकियानुसी, जागीरदाराना और कबायली समाज के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जो कल्चरल फॉर्म ऑफ वायलेंस है कि जिसको पूरी कम्युनिटी जस्टिफाई करी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की या लड़का अगर बालिग, अगर उनका आपस में कोई रिलेशनशिप भी है, तो ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं है। मतलब शादी करना या वो जुर्म है, शर्म देखा जाए, लेकिन अगर आप शर्म भी जुर्म नहीं, अगर आप प्रूव करते हैं, अगर वो मैरिड शादी करना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। मैं वही बात कर रही हूँ कि देखें ये वो चीज़ें नहीं है, ये सिविल, देखें ये एक इंडिविजुअल का हक है।
कॉन्स्टिट्यूशनली भी और शरई लिहाज से कि भी वो अपनी पसंद मर्जी से की शादी शादी करना, बिल्कुल है। अब उन चीज़ों को आप हवाला बना के कल्चर के नाम पे और आप ट्रेडिशन के नाम के ऊपर लोगों को मौत की सजाएं देते अच्छा, हैं। मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे देखें, कितनी हमने बड़ा सेलिब्रेट किया जी, एंटायर वुमेन प्रैक्टिसेस बिल आ गया। जी, मैं विदाउट नेमिंग, अब मैं आपको बताऊं, आई टॉक टू अ पार्लियामेंटेरियन, मैंने कहा जी इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बढ़ गई हैं, इतना डिटीरिएटिंग हमारा जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। उन्होंने कहा कहाँ, कौन कहता है? मैंने कहा आपने शायद पढ़ी नहीं है चीज़ें, आप शायद चीज़ों पे चेक नहीं रखनी है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी गवर्नमेंट में तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं है, बल्कि हमने तो 4-5 बिल पास किए हैं जो कि हमें ही क्रेडिट जाता है कि हमने किए। अब मुझे ये बताएं कि इन बिल्स का क्या फ़ायदा है अगर उसके नतीजे में हमें इंसाफ नहीं मिलना है? देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब कवानीन का होना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जो कवानीन आए हैं उसके अंदर ये कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, मिसाल के तौर पे आप वनी नहीं कर सकते हैं, या आप जो है ये कारोबारी चीज़ों को, या आप जायदाद में हक देना, तो कानून का होना जो है वो पहला कदम होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वो कानून जो है अगर उस पर अमल दरामद ना हो, जिसका फ़ायदा जिन लोगों के लिए बनाया गया है वो अगर फ़ायदा ना उठा सकें, तो जाहिर है कि कानून जो है फिर उनकी जिंदगियां तो नहीं उस तरह से बदल सकता। हाँ, तो फायदा फिर कानून का क्या है? कानून पे अमल दरामद कराना जो मतलब पार्लियामेंटेरियंस जो इसी चीज पे खुश होते रहेंगे कि हमने 4-5 बिल्स। पार्लियामेंटेरियंस का काम जो है सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं होता। पार्लियामेंटेरियंस का काम जो होता है वो ओवरसाइट, यानी जो एग्जेक्टिव का ओवरसाइट करना। जैसे आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में, उनका क्या काम होता है? उनका काम यही होता है कि जो अदारे हैं, ठीक है, उनको देखें कि क्या वो इफेक्टिवली मौसर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही रोल होता है स्टैंडिंग कमेटीज का। यहाँ तो पार्लियामेंट बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। अच्छा, ह्यूमन राइट्स पे जो लोग इदारे काम कर रहे हैं, एनजीओज हैं जो फंडेड हैं, जिनके करोड़ों के जो है बजट हैं, आपको सपोर्ट किया था किसी एनजीओ ने? बहुत ज्यादा। ये अपने लिए बिन बनाते हैं, ये अपने लिए वो ही। किसी एनजीओ ने आपको आके कहा हो कि हम आपका केस टेकअप करते हैं? और कमीशन वालों ने मेरे साथ तस्वीरें बनाई, खबरें दी, ये सारे झूठ बोलते। ये अपने मुफाद के लिए बिल लेके जाते हैं। जाहिर है मैं काम करती हूँ अपने मुफाद के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं। मेरी कभी मारवी के अलावा या मीडिया के किसी ने आवाज नहीं उठाई। सही। अब फरजाना जी ये जो बात है, फरजाना भाई साहब मिलती रहती थी मेरे से, पूछो मेरे सामने। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का रोल है वो भी अगर डूबियस हो जाए। मैं सुबह ही बात कर रही थी कि सोमनाथ के बुत की तरह मीडिया के लोग करप्ट निकल आए। हमें जब पता चल जाए जी हर जगह इंसाफ जो है वो भी मैसर नहीं है, हमारे इदारों में भी करप्शन है, हमें लगे जो लोग इंसानियत की बात करते हैं वो भी इंसानियत नहीं है उनके अंदर इतनी, तो फिर ये क्या है? ह्यूमन राइट्स के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनके किरदार, उसका भी ये है कि ह्यूमन राइट्स की जो लोग काम कर रहे हैं या जो एनजीओज है वो सब भी एक जैसी नहीं है ना। उसके अंदर भी ब्लैक शीप्स होते हैं, उसके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपने ज़ाती मफादात के लिए, ऐसी एनजीओज आपको मिलेंगी जो कि संजीदा नहीं है काम करने। लेकिन उन्हीं सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मेहनत करते हैं और अपनी जान लगा के। अब इनके केस में तो ख़ास तौर पे मैं तो बिल्कुल क्योंकि इतनी एनजीओज इन्वॉल्व थी इनके साथ कि मैं तो इनसे मैं इसमें पढ़ी ही नहीं इनके केस में, क्योंकि मुझे ये था कि ये लोग बेतहाशा लोग इनके इर्द गिर्द हैं, उनको रिजॉल्व करेंगे। दाद का केस था, हालांकि मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मैं एक एकेडमिशियन हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। जो मुझे चीज़ें लगता है जिस पे आवाज़ मैं उठा सकती हूँ वो मैं उठाती हूँ। मेरे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, ना मैं कोई क्लेम करती हूँ। जब ये दाद मेरे पास आया तो ज़ाहिर है देखें FIR कटवाना जो है ये बाद में साबित होगा कि जुर्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बंदे को जो कंप्लेंट है, शिकायत है, उसकी FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उसके लिए भी इनको मैंने भाग दौड़ करके भाग दौड़ का मतलब मैंने जाके ह्यूमन राइट्स की जो है मिनिस्ट्री है उनको कॉल किए, इंटीरियर को कॉल किया और बड़ी मुश्किलों से इनकी सिर्फ FIR दर्ज हुई और उसके बाद अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए। अच्छा, अब उसकी बड़ी मुश्किलों से मतलब है कि FIR दर्ज कराने के लिए आपको रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना पड़ा, यानी आपको सिफारिश करनी पड़ी। जी बिल्कुल, सिफारिश आपको इलाके के SHO को अप्रोच करवाना पड़ा कि ये काटा जाए। हाँ, और आई थिंक वो भी ये बता रहे हैं कि फिर किस तरह से वो कटी हाफ हार्टेडली, मतलब उसके बाद उस पर कोई उन्होंने एक्शन उस तरह से नहीं लिया। 1-2 लोग पकड़ लिए और जो मेन लोग हैं उनको अभी तक हाथ नहीं डाला। अब ये कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों के पीछे भागेंगे, यानी कि सिस्टम को, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, बिल्कुल करना चाहिए। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ताहिर हम आते हैं आपकी तरफ सारी सिचुएशन पे जो आपने इनसाइट आपके पास। देखें, अगर चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस ले सकते हैं तो अल्टीमेट इदारा है ना सुप्रीम कोर्ट, फाइनल अथॉरिटी। जब उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं कुछ किया, मैं मजबूर हूं कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा,
ह्यूमन राइट्स के इदारे इस तरह का सो मोटिव या इनिशिएटिव खुद क्यों नहीं लेते कि अगर उन्हें एक केस पता चल रहा है तो वो टेकअप करें और सिर्फ उसके ऊपर तस्वीरें बनाना या अपने फंड्स रेज करना या फिर अपनी पब्लिसिटी करने के बजाय वो एक्चुअली कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करें इन द लाइट ऑफ उन तमाम क्लेम्स जो उन्होंने किए होते हैं या वो तमाम बिल्स जो उन्होंने अप्रूव करवाए होते हैं या वो तमाम वादे जिसके ऊपर कि वो स्ट्रगल अपनी जो है वो बेस कर रहे होते हैं। देखिए फरा, जो ज़्यादातर NGOs हैं, अगर आप पाकिस्तान का NGO सीन देखें तो ज़्यादातर जो NGOs हैं जो डोनर फंडेड NGOs हैं, जिनको तो पाकिस्तानी मतलब छोटा मोटे उनके पास पैसे और वसाइल होते हैं बहुत महदूद हैं, क्योंकि वैसे तो 40-50 हज़ार के करीब रजिस्टर्ड NGOs हैं। अच्छा, अब जो बड़ी NGOs हैं जिनको डोनर फंडिंग होती है वो मैं समझती हूँ कि आप उनको हाथों पे गिन सकते हैं, वो कोई 20-25 NGOs होंगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब उनके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब मैं नहीं समझती कि कोई एक भी NGO जिसको मैं जानती हूँ जो कि एक्सक्लूसिवली मिसाल के तौर पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर कोई NGO जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही है। सवाए मेरा ख्याल है एक वॉर अगेंस्ट वुमेन अगेंस्ट वॉर एक NGO होती थी, वो भी अब काफ़ी इनफेक्टिव है। बाकी ये है कि बाकी NGOs का तो एक तरह से वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई इलेक्शंस से रिलेटेड काम कर रहा है, और जब भी कोई वाक़या होता है तो वो एक रिएक्टिव मोड के अंदर NGOs जो हैं उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दे देंगी या वक्ती तौर पे उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगी और उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं होता। यानी वो जो एक्यूज किया जा रहा है, जो लोगों का एक तासुर है कि NGO जो है अपने फंड्स की जमा खर्च के लिए हमने यहाँ खर्च किए, हमने वहाँ खर्च किए, हमने वहाँ खर्च किए, और वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स में एक इदारा एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसका काम सिर्फ पैसों को लेना और उन पैसों को अपना कंज्यूम करके उसकी जमा तफरीक जो है वो शो करके अपनी इफेक्टिविटी साबित कर देना। इसके अलावा NGOs जो है वो कोई इफेक्टिव किरदार मुआशरे में नहीं उस तरह अदा कर रही। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत कम NGOs हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं। आई डोंट थिंक, ज़्यादातर डेवलपमेंट NGOs हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट के काम करती हैं। अब उसमें उनकी इफेक्टिवनेस जो है ज़ाहिर उनके अपने डोनर्स होते हैं, वही उनकी ऑडिटिंग करते हैं, वही उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, और NGOs ऑन एंड ऑफ आवाज़ उठाती हैं अगर कोई वायलेशन होती है। लेकिन मैं नहीं समझती कि सवाए 2-3 NGOs के पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स पे सच काम कर रहे हो, जो आवाज़ें उठती हैं ज़्यादातर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से, उनमें ज़्यादा वो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। के तौर पे पाकिस्तान में अगर आपको चंद बड़े नाम जो हैं जिनको लोग जानते हैं, ठीक है, उनकी कोई NGO नहीं है, मतलब मैं समझती हूँ जिनको मैं जैसे अगर आप किसी थाने में जाएं इनके साथ हाँ। कि जी FIR काटी जाए, आपकी बात सुन के FIR काट लेते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरी बात सुन के वो काटेंगे। मुझे भी किसी, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैंने इंटीरियर से या तो फिर हमें प्रोटेस्ट किस चीज पे करना चाहिए सबसे पहले? मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले जो काम है, कैसे दाद को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, हमें तो वही इंसाफ का बात यही है कि हमें अपने जो हमारे अदारे हैं उनके ऊपर ही डिमांड करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इनके साथ जो ज्यादती हुई है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है और इनकी कंप्लेंट जो है वो भी रजिस्टर नहीं हो रही, इनके साथ ज्यादती करने वाले लोगों को भी पकड़ा नहीं जा रहा है, इनको अपना इलाका छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर लोग आवाज उठाएंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि NGOs की जिम्मेदारी है, मैं पूरे समाज की जिम्मेदारी है। देखिए, हम पाकिस्तान में कितने एसिड बर्न केसेस हैं कि बहुत एक से करी मकरू बदतरीन फेल है जो कि किसी भी इंसान के साथ किया जा सकता है, कुछ औरत, लेकिन कितने अभी वो बता रहे हैं कि दादू में कितने %, 90%, चलें हम एग्जैजरेशन निकाल दें, 40% होंगे, 30% होंगे। ये बहुत ज़्यादा रेशो है एसिड विक्टिम की निस्बत। हमने उठाकर NGOs जो हैं या लोग ऐसे जो कि ह्यूमन राइट्स के क्लेम करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने या लोगों के सामने एक पिक्चर तो रख देते हैं कि पाकिस्तान एक जले हुए एक बदतरीन मुल्क है जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। जब वही इनिशिएटिव और फोर्स की बात आती है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने, उनकी बेहतरी की तरफ, तब वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। तो काम जो है इसका मतलब वो सिर्फ चीज़ों को बुराई को बढ़ा चढ़ा के बयान कर देना और वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। NGOs का तो मतलब एक ऐसा इदारा जो लोगों की मदद करने के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इक्विप्ड हो और वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए किसी एक मसले को जिसको वो टारगेट करिए उसको हल करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स ले। देखिए, पाकिस्तान का NGO सेक्टर मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ बहुत डोनर डिपेंडेंट हो चुका है। देखिए, 80s के अंदर जब नई नई NGOs का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे लोग NGO सेक्टर के अंदर आए जो कि पुरानी, जिनकी मतलब एक जिसको मैं समझती हूँ कि तरक्की पसंद, जिनका सियासत के साथ ताल्लुक था, या वो लोग आए जो
कि एक बहुत इंसान दोस्त फिक्र रखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखा कि 90s और अब 2012 तक अब जो नए लोग आ रहे हैं वो एक जॉब करने आते हैं, मतलब वो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स जो हैं, यानी एक फैशन है ह्यूमन राइट्स पे बात करना, नौकरी है, मतलब वो उनका जो भी एनजीओस का एजेंडा है, मिसाल के तौर पे, क्योंकि वैसे तो ये कि एनजीओ सेक्टर का एजेंडा एक लिबरल एजेंडा है, इसलिए आपको लगता है कि वो बहुत वेस्ट ओरिएंटेड है, हालांकि एजेंडा उनका, क्योंकि हमने वेस्टर्न की तो बात ही नहीं की। वैसे मैं समझती हूँ क्योंकि डोनर ड्रिवन है, पैसा जो भी उनका काम है उसके लिए उनको पैसा जो है वो आमतौर पे ज़ाहिर है कि यूएन एजेंसीज या आपको बायलैटरल एजेंसी से उनकी फंडिंग होती है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का एनजीओ सेक्टर जो है वो बहुत प्रोजेक्टाइज हो गया है, अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसकी एक्टिविटीज करते हैं, यानी एनजीओस करप्ट है इन शॉर्ट। हम सिर्फ करप्शन, मैं करप्शन की बात नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि प्रोजेक्टाइज्ड हो गया है, जिस काम के लिए वो पैसे लेते हैं, ठीक है, वो काम, मतलब वो सेमिनार्स कर लिए, ये कर लिया, वो जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज कर लेते हैं। साहिबा एक मिनट, उस सेमिनार में आप जाएंगी या मैं जाऊंगी? मुझे वहां बुलाकर कारोकारी के ऊपर एक लेक्चर सुनने से उनको क्या मिल जाएगा, या आपको बताने से उन्हें क्या मिल जाएगा? बात तो है कि जिस इलाके में कोई इस तरह के केसेस हो रहे हैं वहां पर इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएं और वहां पे इन्वेस्ट किया जाए या फंड्स वहां पे यूटिलाइज किए जाएं कि वहां के जो, अगर उनके पास फंड्स हैं कि कोई भी ऐसी एनजीओ है और वो इस एक विक्टिम का केस प्लीड करने में, इसको सपोर्ट करने में, अब ये जैसे जलीलो ख्वार हो रहे हैं 6 महीने से प्रेस क्लब के सामने इतनी जून जुलाई की चिलचिलाती धूप में, किसी एक एनजीओ ने आपको खाना ला के दिया? कोई भी नहीं। कोई आया कि जी आपको भूख लगी होगी, बच्चे भूखे होंगे, प्यासे होंगे, धूप में हैं, आपके लिए शेल्टर दे देते हैं। फूड शेल्टर पे कितने लोग काम कर रहे हैं? किसी ने आके कहा हम आपके दिन रात का रोटी जो है चलो भाई हम आपको देके जाएंगे? नहीं, हम रुकेंगे यहीं पे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस गुफ्तगू को। साथ रहिएगा। अगर आप कॉल करना चाहें 41023447 आप कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं। खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम कारोकारी के इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे पास विक्टिम है एक तो दाद हुसैन, जिनके केस को आज हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लीड कर सकें और इंसाफ की जो है उम्मीद रखते हुए अपील कर सकें उन तमाम लोगों से जिनका एक्चुअली काम है कि वो उस इलाके के लोगों को इंसाफ फराहम करें, जिसमें डीपीओ हैं जिनका ताल्लुक, क्या नाम था डीपीओ का? डॉक्टर फारूक अवान साहब, जिसमें उस इलाके के DIG हैं, कौन है? सनाउल्लाह अब्बासी साहब, और कौन है? DSP रसूल बख्श सयाल साहब, DSP रसूल बख्श सयाल साहब, और SHO HO है वो, लेकिन ज्यादा जो है यही होते हैं, यही होते हैं। SHO की कोई रिपोर्ट तो SHO ही काटता है ना। अच्छा, कि ये तमाम लोग जो हैं किसी तरह से इस मामले के ऊपर थोड़ा सा सेंसिटाइज हो सके और कोई इनिशिएटिव ले सके। रब्ता किसी से नहीं हो रहा, हमारा फ़ोन कोई नहीं अपना पिक कर रहा, कोई इस पे बात करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। एंड आई विश के जो और हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, शर्मिला फारूकी हैं, ये हैं आपकी नफीसा शाह हैं, कायम अली शाह साहब हैं, कोई तो अपने तौर पे इनिशिएटिव लेके इस मसले को हल किया जा सके, जिसका जो मकसद है जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए। लेकिन फरजाना साहब देखिए वो बता रहे हैं 6 माह हो गए आपको यहाँ पे, टेम्परेचर आजकल कितना जा रहा है? 45 से ऊपर, 45 तक सख्त तरीन गर्मी है। कितने एक दरख्त है वहाँ प्रेस क्लब में के सामने जिसके नीचे ये मासूम बच्चे जिनके पास खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं है, नहाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, बदतरीन गर्मी, शदीद किस्म के हालात में ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन समेत ह्यूमन राइट्स के तमाम इदारे जो हैं वो पीछे 6 महीने से इस तमाम मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए। चलें और कुछ नहीं तो कम अज़ कम फूड शेल्टर तो प्रोवाइड किया जा सकता था इन लोगों को, नहीं कोई इतना तो कहा जा सकता था कि चलिए हम आपको खाने पीने के लिए दे देते हैं, हम आपको इंसाफ तो नहीं दे सकते, उसके लिए आप कोशिश करें, लेकिन कम अज़ कम आपको हम लुक आफ्टर कर लेते हैं, कि ये भी नहीं हो सकता। ये मेरा ख्याल है ये लोगों को मतलब एक ये फिनोमेना है, क्योंकि आए दिन आप देखें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं, अगर आप प्रेस क्लब के सामने चले जाएं तो रोज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं से लोग आके अपने क्योंकि उनके मसले उनकी लोकल जगहों पे हल नहीं होते, वो यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो वो तो आपकी बात सही है कि उसमें ज़रूरी नहीं है एनजीओ, वो तो आप हम भी ये कर सकते हैं अगर हम अफोर्ड कर सकें। लेकिन मैं इस चीज़ के फंड नहीं ले रही ना, जिस दिन मैं इस चीज़ के लिए फंड ले रही हूँ तो मैं उस फंड को प्रॉपर्ली जिस शख्स के नाम पे मैं फंड ले रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी में जिस तरह मैं कह रही हूँ कि नहीं, मेरा ख्याल है ये भी ज़रा सी ज़्यादती है, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ इस काम के लिए फ़ंड नहीं लेती है ना। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान में उन एनजीओ की बहुत ज़्यादा कमी है जो एक्सक्लूसिवली ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने औरत फाउंडेशन की बात की, मतलब औरत फाउंडेशन का जो है वो काम वायलेंस विक्टिम के साथ काम करना नहीं है, उसके लिए उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे उनके पास प्रोजेक्ट होगा कि हमने वोटर्स रजिस्ट्रेशन
ऑर्गेनाइजेशन करना है। अब औरत फाउंडेशन आके इनको थोड़ा बहुत वो कर सकती है, लेकिन उस फंड में से वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग सामने आएँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो एक्सक्लूसिवली ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे काम करती हूँ, क्योंकि आए दिन जो वायलेशंस है और लोगों की वो राइट्स की वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इस तरह के कोई अदारे मौजूद नहीं है। इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जाके प्रैक्टिकली लोगों की मदद नहीं कर सकता। फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिगर और रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। तो आई थिंक जिस चीज की कमी है तो फिर चेक क्यों रखते हैं जब कुछ कर नहीं सकते? तो फिर लोगों को ये बताने का कि हमारे यहाँ एसिड से जनाब इतनी औरतें जल गई, हमारे यहाँ भूख से जी इतने लोग मर गए। देखिए वो एक ये नहीं है कि वो एनजीओज का ही मिसाल के तौर पे अगर कोई ज्यादती होती है, देखें अगर हम उस पे बराह रास्त उस ज्यादती का उस चीज का हाथ रोक सके ना या ना रोक सके, मिसाल के तौर पे अभी कोहिस्तान का जो इशू है, ठीक है, जहाँ पे ये पता चला कि जी औरतें जो हैं उनको मार दिया गया, या अब ये कि हम उसकी कोई डायरेक्ट मदद कर सकें या ना कर सकें, लेकिन उसको उठाना, उस इशू को उठाना, मैं समझती हूँ आवाज उठाना, ये भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये भी बड़ा जरूरी है। अगर वो भी नहीं उठाएंगे, मैं आपको बताती हूँ जब सैलाब आया था ये 2011-10 का बदतरीन जो सैलाब था, बहुत ज्यादा, जिसमें सवाद बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। हाँ 2010 ही था ना जैगम। अच्छा, और हम लोगों ने अपने तौर पे इनिशिएटिव लिया, हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, हम तरबेला वहाँ पे बेस पे गए और वहाँ पर अमेरिकन का पूरा कंट्रोल था, कमांड था, और हमें कहा गया जी आप अमेरिकन एम्बेसी से अप्रूवल लेंगे तो आप जा सकते हैं लेके। क्यों जी, हम पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम अमेरिकन एम्बेसी? एक्सक्यूज मी, नहीं जी आप सॉरी नहीं जा सकते, आप जो कोई भी हैं जहाँ से भी हैं, you need to get permission and clearance from American embassy, तब आप सवात में मुतासरीन के लिए जो है सॉटीज पे लेके जा सकते हैं। हमारे अपने फौज के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी नहीं इस्तेमाल हो सकते इसके लिए। अच्छा जी ठीक है, हमारे अपने जो इदारे हैं, हमारे अपने इदारे कौन से थे? उनके फूड एंड सिक्योरिटी वगैरह वाले जो सारे थे, सिर्फ उन्हीं के थ्रू जो है वो जाएंगी एड। अगर आपने कुछ देना है आप वहाँ पे देंगे और वहाँ से सप्लाई किया जाएगा। मुझे बताएं, अब वो अगर फूड एंड सिक्योरिटी वो उस वक्त इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं तो इन कंडीशंस में नहीं कर सकते? यहाँ पे भी तो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन हुई है ना। इसका मतलब ये कि इनिशिएटिव लेना हो तो लिया जा सकता है, अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहें सिस्टमाइज तो किया जा सकता है। वो somehow वो विल और वो चीज़ें जो हैं वो लैक कर रही हैं। हाँ, नहीं, सोल्यूशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, अफजल शिगरी साहब हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज बड़े दुख के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं सिंध में इस वक्त एक सूरत हाल कारोकारी का केस, जहां पर कि वो ये डिस्कस कर रहे हैं जो मुतासिर हैं कि ना तो उनकी एफआईआर दर्ज की गई, बल्कि फरजाना बारी इस बात की गवाह हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए बड़ा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना पड़ा, फिर बमुश्किल एफआईआर काटी गई, जिसके बाद कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की गई। उस इलाके के जितने अफसरान हैं उनके कान पे जूनी रेंग रही। 6 माह से फैमिली जो है प्रेस क्लब के सामने है। पुलिस का जो किरदार इसमें बन रहा है वो खासा नेगेटिव और मुजरिमाना गफलत है। ये तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी पुलिसिंग है इस पर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है कि ये लोग कम से कम अपने फराइज तो अदा करें? मेरा ख्याल है तब्दीली लाने की तो कोशिश की गई, लेकिन विल नहीं थी पॉलिटिकल। मेरा ख्याल है ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और जहाँ तक कारोकारी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ की जरूरत है। और हमारा जो लीगल सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली उसमें जब जो वो है एक्यूज है, जब उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाता है वो बन जाता है वीआईपी। कानून सारा जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स दी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एक्यूज, और वो फिर इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है वो उस कानूनी हुक्म है उसको इस्तेमाल करके वो फिर रिहा हो जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सही। अच्छा, पाकिस्तान को बने तो सर 60 साल से ज्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान को बने। इस दौरान में हर तरह की जमातों की यहाँ पे हुक्मरानी रही, डिक्टेटरशिप का टाइम भी रहा। इसका मतलब ये है कि कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था, कोई एक दौर भी ऐसा नहीं था जहाँ पे ये विल मौजूद हो कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए सिस्टम और जो है खासतौर पर पुलिस को करप्शन से पाक किया जाए। अजीब बात यह है कि 2002 में एक डिक्टेटर के जमाने में उसने एक पीपल फ्रेंडली पुलिस लॉ लेके आया था, और जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको सिस्टमैटिकली उसको डिसमेंटल किया, उसको डिस्क्रेडिट किया, और मुसलसल ये रट लगाई रखी कि ये एक डिक्टेटर ने कानून बनाया है। ये नहीं देखा कि कानून में क्या है, वो प्रोफेशनल ने बनाया था, मैं उसमें एसोसिएटेड था। उसमें पुलिस की बड़ी स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स और
रखे थे और सिविल सोसाइटी की ओवरसाइट भी रखी सही। थी, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि उस कानून को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया। तो सोल्यूशन क्या है सर? अब आप पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि हालात ठीक होंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल विल, जो पॉलिटिकल विल इस सूरत में यूज हो सकती है कि वो एक बिल जो लोगों के काम आ रहा था उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन पॉलिटिकल विल कोई एक और अच्छा इनिशिएटिव लेकर सिस्टम को करप्शन से पाक करने के लिए तैयार नहीं है। हम रुकेंगे खबरों के लिए न्यूज स्टूडियो की तरफ, वापसी पे आपसे मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। हम आज बात कर रहे हैं कारोकारी के ऊपर। मेरे साथ हैं दाद हुसैन जिनका ताल्लुक सिंध से, और जो विक्टिम है कारोकारी के और इंसाफ को तलब करते हुए इंसाफ की तलाश में यहाँ 6 महीने से इन्होंने और इनके पूरे अहल खाना ने डेरे डाले हुए हैं प्रेस क्लब के सामने। इतनी सख्त गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर पे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो वहाँ भूखे प्यासे जो हैं इस जस्तरू में है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, और इनकी जो 70 एकड़ ज़मीन जो कि इनके लिए मुसीबत बन गई है वो इनको किसी भी तरह से निजात मिलेगी इस एक इल्ज़ाम से, और ये बरी ज़िम्मा होकर वापस अपने इलाके में जा सकेंगे, जिसमें इनको कोई कॉपरेशन और तामुन जो है मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं मिल रहा। ना FIR तो दर्ज कर ली गई बहुत सारे सरूर रसूख के इस्तेमाल के बाद, लेकिन उसके ऊपर मुनासिब कानूनी कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की गई, जिसकी वजह से ये लोग अभी तक इस बेबसी और लाचारगी में मुब्तला। हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से ये जो मसला है ये हल हो। अच्छा हलीमा, आपका क्या सीक्रेट इसमें? आपने 15 महीने स्ट्रगल किया था और मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया था, ताहिर लोगों ने। ताहिर, आपने जब इनके ऊपर काम किया था तो क्या था, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आया था? आपको नहीं कहा था बस करें, बंद करें, छोड़ें? नहीं, जाहिर बात है जी, मतलब मीडिया से चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ है, आप ही उसी फील्ड की हैं। हमने जब स्टार्ट में ये इनिशिएटिव लिया था, हम दोस्त बैठे बात की कि भाई ये एक सोशल, चूँकि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे ऑनर किलिंग का बहुत चर्चा किया जाता है कि जी सरहद में, फाटा में बहुत चीज़ होता है। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि जी हम ही लोग जालिम हैं। लेकिन जब मैंने इस केस को स्टडी किया, फिर वहाँ पे मैं खुद गया, जाके देखा, लोगों से मिला, पुलिस से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से मिला, पॉलिटिकल लोगों से मिला, उन बंदों से सीक्रेटली मैंने कॉन्फिडेंशियली जब इन्वेस्टिगेट किया जिनके थ्रू इल्ज़ाम लगाया गया था, उनकी हकीकत सामने आई। तो मैं भी ये बग़ैर किसी हेजिटेशन के कह सकता हूँ कि हमारे सरहद में तकरीबन 5 से 7% ये चीज़ होती है, जबकि सिंध में ये चीज़ अबव 70% है। अच्छा, अब आपने इस सारे केस में आप पे प्रेशर आया कि नहीं आया? बहुत, क्योंकि जब आप हाईलाइट कर रहे थे, जब आप लाइव कवरेजेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैं सिंध खुद गया, वहाँ पे लाइव थ्रेड मुझे मिली। जब यहाँ पर आए, हम पे मतलब है कि बैन लगाया गया, हमारी मेंबरशिप्स कैंसिल की गई, प्रेस क्लब की, मतलब हम पे आजाद मीडिया, बहुत ज्यादा हम पे बहुत दबाव कि जी इस चीज से, इवन के अमेरिकन ट्रिप के वीजे ऑफर किए गए, देयर वैल्यूज एंड देयर वर्ड्स, कि जी हम इस केस से हट जाएं, आपका अमेरिकन ट्रिप भी देते हैं। किस जगह? अमेरिकन ट्रिप भी देते हैं। एक एनजीओ ने हमें कहा था कि जी आप एनजीओ का मतलब उसमें जो सीईओ हैं नईम मिर्जा साहब, कौन है? औरत फाउंडेशन के। तो औरत फाउंडेशन को कोई खास बैर था आपसे? वो उसकी भी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। देखिए, जैसे फरजाना बारी साहबा ने बात की, कि पर्टिकुलरली हर बंदा जो है वो, यानी इस इशू के लिए पैसा लगाने के लिए तैयार थे, इस इशू को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं इनकी बात को वो करना चाह रहा था कि जैसे फरजाना बारी साहबा ने कहा कि जी हर एक एनजीओ जो है ना उसका मैनिफेस्टो अलग होता है। ठीक है, मानता हूँ इस बात को कि सारे बंदे एक ही वक्त पे एक जगह पे काम नहीं करते। सिर्फ अपने उसमें एजेंडे में वुमेन प्रोटेक्शन का एक लाइन को सबमिट करा देना, उसको ज्वाइन कर देना, ये कहाँ का कि सिर्फ ये शो किया जाए कि हाँ जी हम तो वुमेन पे काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये कि मीडिया आप लोगों को भी प्रेशर का सामना करना पड़ा, आपको धमकियां भी दी गई और आपने उन तमाम मामलात को फेस भी किया, मेंबरशिप्स भी कैंसिल हुई, आपको अपने चैनल्स की तरफ से भी प्रेशराइज किया गया कि छोड़ दें इस इशू को, लेकिन फाइनली फिर चीफ जस्टिस साहब ने टेकअप किया तो सबकी जान छूटी। तो अभी हम मुंतजिर हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो आपकी भी जल्दी से चीफ जस्टिस साहब इंसाफ इसको जस्टिस दे सकता है। अच्छा मुझे बताना, आपके इलाके का एमएनए जो है वो किस पार्टी से है? वो पीपल्स पार्टी का है, तलत महेसर साहब। तलत महेसर जी। पीपल्स पार्टी, आप लोगों ने वोट देके पीपल्स पार्टी को अपने इलाके से मुंतखब किया हुआ है। जब देखें और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब ये देखें, जब इलेक्शनों की बारी आती है ना, ये लोग जो इनको पटके पहने होते हैं, सिंधी टोपियां पहनी होती है, मैं मैंने साहब को तलत महेसर को कहता हूँ, जो उसकी टोपियां पहनी होती हैं, ये टोपी उतार के हमारे पाँव पे रखते हैं और आप लोग वोट दे देते हैं। हमने ये नहीं देखा था, नहीं अपने लिए नहीं देखा था ना जी। हमने एक मिनट रुकना, मेरी बात सुनो। अपना घर जले और आवाज निकले ना तो कुछ नहीं हो सकता।
बात तो ये है कि इलाके में अगर इतने केसेस हो रहे थे और आप लोगों को पता था कि कल उसकी बारी, आज उसकी बारी, कल मेरी बारी है, मेरे साथ भी हो सकता है। अगर एक बंदा जो है वो जुल्म कर रहा है तो वो जुल्म मेरे साथ, मेरे घर तक भी पहुंच सकता है, कल मेरी बारी भी आ सकती है। तो आप सब लोगों ने क्यों नहीं उन तमाम लोगों से जो कि उस इलाके में हमेशा से ये एक धंधा या ये एक मकरू काम चलाते चले आए थे, उनके खिलाफ कम से कम वोट ना देते, उनको ताकतवर ना करते, उनको कम से कम इसी तरह रोक लेते? फिर आप लोग हिस्सा तो है ना उसी निज़ाम का, आप लोग भी तो गलत काम करते हैं ना। कि अगर एक लोग, आपको पता है कि उस इलाके के जो ये लोग हैं ये गलत हैं, इन्होंने फलां के साथ ज्यादती की, फिर आप उसी को वोट दे देते हैं इस उम्मीद में कि वो आपके साथ नहीं करेगा। नहीं, हमने इसको वोट नहीं, कभी भी नहीं दिए, पहले भी नहीं दिए, इनको भी नहीं दिए। मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रही, किसी एक पार्टी की भी बात नहीं कर रही, मैं एक आपके सिस्टम की बात कर रही हूँ। आखिर उसमें तब्दीली क्यों नहीं आई? वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा बंदा क्यों नहीं इलेक्ट होके आया जो आप लोगों के लिए खड़ा होता, आज आपके साथ खड़ा होता आपके यहाँ? क्योंकि दूसरी हमारे गांव में ये है ना, जो वडेरा सिस्टम जो है ना, ये गरीब लोग इस तरह वडेरे को डरते हैं कि जब वो सामने आ जाते हैं ना, वो कहते हैं, ये कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह करे इसे हमें बुलाए ना ही हमें हमारी तरफ देखें। आप लोगों से वोट जबरदस्ती डलवाए जाते हैं? लेते हैं। अगर जबरदस्ती है, जबरदस्ती का मतलब क्या है? ये अगर ना जाए ना तो गालियां देते हैं, मार पड़ती है। हमारी औरतों को, कुंवारी औरतों को 2-2 शादियां, मसलन ऐसे जाली कार्ड लेके, हमारी उधर है जेबी नाम है उसी का, रईस लियाकत की फुफो की बेटी है, वो जाली वोट दूसरे के कार्ड लेके आती है, इनको देती है, वो कहता है ये तेरा शौहर है, तू जाके वोट दे के आ। अब देखें, जिनकी शादी भी नहीं हुई 2-3 मरतबा हमारे घर आए, 3 मरतबा मेरी कजन है, उनको वोट जबरदस्ती दिलाए। अगर ना जाती तो गालियां पड़ती हैं, मार पड़ती है। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? बिल्कुल सही। तो एक पूरा सिस्टम है ना। लोग को देखें, जब ये आपका रियासती अदारे, आपकी पुलिस, आपका पटवारी जो है वो जागीरदार के जेब में है, वो वहाँ पे जो आपका वडेरा है वो उसकी जेब में है ना, रियासत उसकी जेब में है, तो उस इलाके में वो करता है। अगर रियासती इदारे जो हैं वो वडेरे की जेब में हैं, तो एनजीओज भी तो अपने डोनर्स की जेब में है ना। मतलब कोई भी शख्स जो है वो फ्रीली काम नहीं कर रहा है, ऑनेस्टली काम नहीं कर रहा है ना। कि खैर, मैं कोई यहाँ पे एनजीओज को डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एनजीओज में कुछ बहुत अच्छा काम भी कर रही है और कुछ बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आपने कहा। मिसाल के तौर पे जो मैडम आपको पता है कोई अच्छे हैं तो उसको बुला लो, अगर बुरे नहीं करते तो अच्छे आ जाए। तारा माई का केस था मिसाल के तौर पे, पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक मेरी बात सुने, अब वो भी उनका कोई बड़े इल्जामात पतन पे भी लगे, जी डोनर से पैसा लिया, बदनाम किया, ये किया वो किया। अब आज तक कोई ये साबित करके दिखा दे, मगर वहाँ पे अब जो पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुल्तान के अंदर या मुजफ्फरगढ़ में काम कर रहे थे, वो वायलेंस पे काम नहीं करते हैं, लेकिन मुख्तारा के केस आया और हम लोगों ने उसको उठाया, और मैं समझती हूँ कि मुख्तारा जो है उसको इंसाफ, मैं समझती हूँ आज भी उस तरह से अदालतों से ना मिला, लेकिन हमारे समाज ने उसको इंसाफ दिया, वो आज अपने इलाके में बड़ा अच्छा काम कर रही है। चले तो इसका एक सॉल्यूशन अगर निकालें फरजाना जी, आपके हाल में क्या निकलेगा? कैसे इंसाफ मिलेगा दाद हुसैन को? देखिए, दाद को जो इंसाफ अब ये तो नहीं है मुख्तारा को मिल गया, मुझे भी मिल गया, अब दाद का इंसाफ जुर्म तो नहीं है, इसको भी मिलना चाहिए। और देखिए, ये चंद 1-2 केसेस की बात नहीं है ना फरा, इनको तो मिलना ही चाहिए जो आपके और मेरे सामने आ गए। लेकिन हमें मालूम है, जिस तरह ये खुद कह रहे हैं कि कारोकारी वहाँ उन इलाकों में रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, तो अल्टीमेटली तो सिस्टम को बदलना होगा। लेकिन ये जो लोग जो सामने केसेस आ जाते हैं, वो एक फिर सिंबॉलिक उनकी वैल्यू बन जाती है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हलीमा को इंसाफ मिला, तो ये एक फिर वो सिंबलाइजेस करता है ये केस। तो मेरा ख्याल है इसका हल कैसे होगा? पीछे जाने के बजाय इसके कि हम ये देखें, मुझे लगता है कि उसमें अवाम को, लोगों को, सोचने वाले लोगों को, मतलब जिन जिन तक इनकी आवाज पहुंच रही है, अगर हम लोग इनके साथ खड़े होते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर भी, जरूरी नहीं है कि हम एनजीओज की तरफ ही देखें कि और सिविल सोसाइटी क्या है, सिर्फ एनजीओ, सिविल सोसाइटी सिर्फ एनजीओज तो नहीं है ना, आपकी सियासी जमातें, आपके प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, आपके एकेडमिक्स हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो हर तरफ से जब ये आवाजें उठनी चाहिए, किसी एक केस के पीछे अगर लोग खड़े हो जाएं, तो इनको एक जाती तौर पे, मतलब एक फर्द की हैसियत से भी इंसाफ मिल सकता है, और अल्टीमेटली हमें निजाम को बदलना होगा। बिल्कुल सही। हलीमा भुट्टो के केस में आप लोगों ने भी बड़े, यू वेरी विजिलेंट, मीडिया जो है उसने बड़ा एक्टिवली, इस दफा आप भी जरा ठंडे ठंडे हैं,
सो इसका मतलब ये कि आपको उतनी सेंसेशनलिज्म नहीं है इस केस में, आप थक गए हैं, मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज टू एड्रेस, या फिर ये कि आपको लग रहा है कि यार ये तो रोजाना की बात है, अब किस किस को हम करें? नहीं देखें, दाद बैठे हुए हैं, हमने रात को 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक नहीं उस तरह की still लाइफ हम कवरेजेस बैठ के- नहीं है भुट्टो, नहीं, है हलीमा? नहीं वो नहीं है ना? नहीं, नहीं है। उसका भी मैं आपको बता दूं कि चूंकि एक तो वो सिर्फ हलीमा भुट्टो उस वक्त सिर्फ एक शी वाज लोन, ठीक है जी, और इनके केसेस में ये मसला है कि हमने उनके भी पहले उस फैमिली से रब्ता किया कि जिसने एलिगेट किया था, हम इन्हीं के हवाले से लगे हुए हैं कि भाई जो फैमिली है, जो भी जिम्मेदार है, जो पहले वो आए, माने न उससे माने, बैठ मीडिया के भी आखिर क्या करे? नहीं, एक उस पे हम लोग वो इस का वन साइडेड स्टोरी हम नहीं चलाना चाहते। हो सकता है दाद झूठ बोल रहा हो सकता है वो लोग गलत हो, तो पहले तो हम अपने आप को क्लैरिफाई करेंगे जो हम करने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, वरना 6 महीने तक हलीमा भुट्टो के पास कोई आया ही नहीं था। सही। हम अच्छा, लोगों ने केसेस को कंफर्म करना था। अब अगेन दुआ यही कि अल्लाह ताला जो है वो आपका मसला हल करे और किसी तरह से आपकी दाद रसी जब हो सके, और सिर्फ आपकी नहीं, हर वो शख्स जो माशरे में किसी भी जगह जुल्म और जबर की चक्की में पिस रहा है, जिसके ऊपर कोई भी ऐसा रवैया है जो कि इंसानियत के खिलाफ है, बड़ी दिल से दुआ है कि उसके लिए कुछ किया जा सके। और सब लोगों के जिनके हमने नाम लिए हैं, ये सब लोग बड़े माशरे के सरकर्दा लोग हैं, बड़े इनसे हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं। नफीसा शाह साहिबा हैं, कायम अली शाह साहब हैं, आपके इलाके के MNA हैं, क्या नाम है उनका? तलत मैसर साहब हैं, या फिर आपके DIG हैं, दाम लेते जाओ। DIG सनाउल्लाह अब्बासी, DPO डॉक्टर फारूक अवान, DSP रसूल बख्श सियाल साहब हैं, सही, IG सिंध हैं। सो इंसानियत के वास्ते से आप सब लोगों से अपील है कि खुदा के लिए इतना जुल्म ना उठाइए कि अल्लाह ताला जो है वो इस मुआशरे को बर्बाद करने पे और तबाह करने पे आ जाए कि मुआशरे जुल्म पे कायम रह सकते हैं, कुफर पे कायम रह सकते हैं, जुल्म पे नहीं। और जुल्म जहाँ पे इतना रवा रखा जाता है, वो कौमें, वो इलाके, वो लोग नीस्तो नाबूद हो जाते हैं। ये कानून कुदरत है और ये कानून फितरत है। सो जहाँ कहीं भी हम हैं, इस जुल्म के ख़िलाफ़ और इस गैर लाकानूनियत के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएं, ताकि किसी ना किसी को इससे निजात मिल सके। इसी दुआ के साथ, इसी इंटेंशन के साथ मैंने प्रोग्राम किया, और मेरी बड़े खुलूस से दिल से आप लोगों के लिए ये दुआ। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपका शुक्रिया ताहिर, आपने हमें सपोर्ट किया इसमें, और हलीमा आपको मुबारक के साथ, आपके लिए दुआ के साथ शुक्रिया। रुकेंगे हम ब्रेक, और उसके बाद आपसे मुलाकात प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ।